नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल #एग्जाम मेट्रो में। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान की सीरीज में 1773 का एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 का क्विट्स इंडिया एक्ट और 1786 का एक्ट। लेकिन हम इन चीजों को समझने से पहले 1773 के एक्ट को समझने से पहले हम देखेंगे 1773 के एक्ट के पीछे की पृष्ठभूमि। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और उस 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। उस इलाहाबाद की संधि में कंपनी को राजनीतिक नियंत्रण पर थोड़ी सी भूमिका मिलती है, क्योंकि उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी मिल जाती है और लॉर्ड क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन की नींव डाल दी जाती है। द्वैध शासन की नींव का उस समय क्या मतलब था, अर्थात बंगाल में दो तरीके का शासन होगा। जो दीवानी का काम है अर्थात राजस्व वसूलने का काम है, टैक्स वसूलने का काम है, वो कंपनी करेगी, और जो निजामत का काम है अर्थात प्रशासन का, विकास का, न्याय का, ये काम कौन करेगा? ये काम बंगाल का नवाब करेगा। अब चूंकि बंगाल के नवाब को जो काम करने हैं उसके लिए वित्त की जरूरत है और वित्त को कौन वसूल रहा है? कंपनी। इसीलिए बहुत सी दिक्कतें आने लगी। साथ ही कंपनी में भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। जो यहाँ के कंपनी के कर्मचारी थे वो पैसे ले लेकर बाहर ब्रिटेन जाने लगे। तो इन चीजों से निपटने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा एक गुप्त समिति बनाई गई इसकी जांच के लिए, जिसने अपनी सिफारिशें दी और इस गुप्त समिति को बनाया था लॉर्ड नॉर्थ ने, इसीलिए इसको नॉर्थ इंडिया एक्ट भी कहते हैं। तो इसके सिफारिश पर रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 का, जिसको आप अभी देखेंगे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया जाता है? इसमें केंद्रीकरण की नींव डाली जाती है, अर्थात जो मद्रास और बंबई और बंगाल, इन तीनों प्रेसिडेंसी को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया जाता है और बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम दिया जाता है और बंगाल के गवर्नर जनरल को नाम दिया जाता है, और अर्थात बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन बनता है? वॉरेन हेस्टिंग बनता है। तो इसके द्वारा केंद्रीकरण की नींव हो जाती है। साथ ही गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का निर्माण किया जाता है, अर्थात कार्यपालिका की शुरुआत हो जाती है, अर्थात कार्यपालिका का भी उदय होता है। और इस कार्यपालिका के 4 सदस्यीय परिषद में निर्णय बहुमत से होते थे, अर्थात 3-1 के तरीके से। और जो गवर्नर जनरल होता था वो कास्टिंग वोट करता था, अर्थात बराबर मत होने की स्थिति में ही वोट करता था। साथ ही इस एक्ट के द्वारा कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और उस सुप्रीम कोर्ट को स्थापना की गई, लेकिन वो स्थापना 1774 में हो गई। इस सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे और इस मुख्य न्यायाधीश को सर एलिजा एम्पे थे और जो 3 अन्य न्यायाधीश थे वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस कलकत्ता का जो सुप्रीम कोर्ट था ये अभिलेख न्यायालय था, अर्थात कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स था, अर्थात इसके जो फैसले होते थे वो अन्य केसों में नजीर के तौर पे थे और न्यायालय की अवमानना पर दंड दिया सकता था। साथ ही जो भ्रष्टाचार की बातें थी उनसे निपटने के लिए कह दिया गया कि जो कर्मचारी होंगे वो भारतीय राजावारी से उपहार नहीं लेंगे और बिना लाइसेंस के व्यापार नहीं कर सकते। साथ ही कंपनी पर नियंत्रण के लिए जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, जो जिसकी बात हमने 1600 के चार्टर एक्ट में की थी, उसके जो 24 सदस्य थे उनके निर्वाचन के लिए क्या कर दिया गया? 1000 पाउंड की सीमा बढ़ा दी गई, अर्थात 500 पाउंड की जगह पे जो कंपनी में 1000 पाउंड का शेयर रखते थे वो इनका निर्वाचन करेंगे। साथ ही इस कार्यकारिणी जो ये क्या बोलते हैं थी आपकी, इसमें क्या कर दिया गया? इसमें कार्यकाल बढ़ा के कर दिया गया 4 साल, क्योंकि कह दिया गया कि 1/4 सदस्य रहेंगे, मतलब 1/4 उनका कार्यकाल रहेगा, अर्थात 4 साल के बाद में उस सदस्य का रेजिग्नेशन होगा। अब इस 1773 के एक्ट को जब हम देखते हैं तो इसमें क्या कमियां थी जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, चूंकि 2 बॉडी। अब हम देख लेते हैं 1773 के एक्ट में क्या कमियां थी। दरअसल जो है गवर्नर जनरल की जो परिषद थी और सुप्रीम कोर्ट, ये 2 बॉडीज हो चुकी थी। गवर्नर जनरल की परिषद भी न्याय कर रही थी और जो आपकी सुप्रीम कोर्ट थी वो भी न्याय कर रहा था। गवर्नर जनरल की परिषद राजस्व वसूलती थी और लोग उसके खिलाफ केस कर देते थे सुप्रीम कोर्ट में, तो बहुत सारी दिक्कतें आने लगी थी। तो इन क्लैसेस से बचने के लिए 1784 का क्विट्स इंडिया एक्ट लाया गया। दरअसल इसके पहले जो है लॉर्ड नॉर्थ की और फॉक्स की एक मिश्रित सरकार चल रही थी ब्रिटेन में, और उस सरकार ने फॉक्स इंडिया एक्ट लाया था जो पास नहीं हो पाया था, जिसके कारण ब्रिटेन की सरकार गिर गई थी। और ये पहला मामला था, आखिरी मामला था जिसमें इंडिया के कारण ब्रिटेन में सरकार गिर गई थी। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया क्योंकि उस टाइम पे विलियम पिट्स जो है वहां के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे और उनके द्वारा कंपनी के व्यापारिक कार्यों पर नियंत्रण रखने कंपनी के राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम की एक नई संस्था बनाई गई और वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य होते थे। एक उसका अध्यक्ष होता था जिसको राष्ट्रपति कहते थे, एक चांसलर होता था, 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य होते थे।
अर्थात कंपनी का जो स्ट्रक्चर था वो दो धड़ों वाला हो गया था। एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो चलता चला रहा था वो कंपनी के व्यापारिक कार्यों पर नियंत्रण के लिए था, और एक जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया वो कंपनी के राजनीतिक और सैन्य कार्यों पर नियंत्रण के लिए बनाया गया था। अर्थात जो है द्वैध शासन की दोबारा नींव पड़ गई जो 1773 में खत्म किया गया था। और इसमें एक और चीज कर दी गई कि जो गवर्नर जनरल की परिषद के 4 सदस्य थे उनकी संख्या को 4 से घटाकर 3 कर दिया गया, और उन 3 में से भी एक चीफ कमिश्नर बना दिया गया सेना वगैरह का। साथ ही इस एक्ट के द्वारा बहुत सारे और प्रावधान किए गए। उन प्रावधानों को जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो 1784 का क्विट इंडिया एक्ट है उसने 2 बॉडीज को बना हमारे सामने पेश किया। एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो इस एक्ट के द्वारा ही बनी, और एक जो है आपकी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये पहले से चलती चली आ रही थी। अर्थात 2 तरीके के धड़े हो गए। इसके बाद में 1786 का एक्ट आता है जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि विफलता लेके आए थे यूएसए से, क्योंकि वहां उनके रहते हुए भी यूएसए ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र चला गया था। तो ये पहला मामला था जिसमें डिमोशन के बाद में प्रमोशन हो गया, तो उनको भारत भेजा गया और बहुत सारी शक्तियां लेके भेजा गया। तो 1786 के एक्ट में, जैसा कि इसके पहले के एक्ट में क्या होता था कि जो निर्णय होते थे वो गवर्नर जनरल की परिषद में बहुमत से लिए जाते थे, और जो वोटिंग सिस्टम था उसमें भी कास्टिंग वोट करता था बाद में। तो इसमें क्या कर दिया गया कि जो गवर्नर जनरल था वो वीटो कर सकता था, अर्थात वो जो है इन सदस्यों के द्वारा दी गई चीजों को मानने से मना करके वीटो कर सकता था। और जो बाकी के अधिकार क्षेत्र थे जो है भारत में, उनको इसके और अधीन करके नियंत्रण रख दिया गया। और जो 3 सदस्य चीफ कमिश्नर उसमें से एक था, उस सेना के चीफ कमिश्नर की जो चीजें थी वो भी जो है इसी गवर्नर जनरल के अधीन कर दी गई। तो आज हमने क्या क्या समझा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट समझा, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट समझा, 1784 का क्विट इंडिया एक्ट समझा, और उसके बाद में 1786 का एक्ट समझा। अब इसके बाद के एक्ट्स को हम अगले वीडियो में समझेंगे, और उसके बाद इन संवैधानिक विकास के भागों को जल्दी खत्म करके हम प्रस्तावना वगैरह से चालू करके आपके वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। चैनल में 200 सब्सक्राइबर भी पहुंचने के करीब हैं, और चैनल जितना हो सकेगा आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।